दोस्तों, अब अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पेमेंट करते हैं तो सामने वाली पार्टी को पैसा मिलेगा 1 घंटे बाद में। यानी कि आप शॉपिंग मॉल गए, आपने शॉपिंग करी, बिल बना 12,000 रुपए, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, सामने वाली पार्टी को पेमेंट मिलेगा 1 घंटे के बाद में। तो क्या वो दुकान से आपको जाने देगा? नहीं। इसी तरह के कुछ 4 रूल आरबीआई ने बनाए हैं नए। ये रूल अभी ड्राफ्ट है, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। कुछ समय बाद में इम्प्लीमेंट होंगे। अभी इनके ऊपर फीडबैक माँगा गया है। इनमें हो सकता है कुछ चेंजेस किए जाएँ। चौथा जो रूल है वो तो बहुत ही खतरनाक है। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव कर लेते हैं पैसा, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ किया जा सकता है। जानेंगे चारों रूल क्या कहते हैं डिटेल में और ये रूल क्यों बनाए गए हैं, इसका भी कारण बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आरबीआई ने कल ये 4 रूल प्रपोज़ करे थे। अब इसके ऊपर फीडबैक माँगा गया है। फीडबैक की तारीख जो है वो 8 मई लास्ट है। उसके कुछ समय बाद में ये रूल इम्प्लीमेंट किए जाएँगे। हो सकता है इनमें से कोई रूल हटा दिया जाए या फिर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ये रूल क्यों लाए गए हैं, सबसे पहला तो आप रीज़न जानिए। ये देखिए रीज़न, ये देखिए 2021 के अंदर 2.5 लाख से भी ज़्यादा फ्रॉड की कंप्लेन आई थी, जिसमें 551 करोड़ अमाउंट इन्वॉल्व था। वहीं 2025 में आप देखेंगे तो ये 10 गुना बढ़ चुकी है कंप्लेन, 28 लाख कंप्लेन आ चुकी है फ्रॉड की और अमाउंट आप देखेंगे 22,000 करोड़ का। केवल इतना ही नहीं, इसमें जो है वो 10,000 से छोटे अमाउंट की जो ट्रांज़ैक्शन होती है, वो आधी है और 10,000 से ऊपर के अमाउंट की ट्रांज़ैक्शन आधी है। यानी कि लगभग जो है वो 14 लाख कंप्लेन है, वो उनमें टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है ना, वो 10,000 से ज़्यादा का है। तो इसीलिए आरबीआई एक सेफ लिमिट देखना चाहती थी। उसके बाद में इन्होंने ये 4 रूल डिसाइड करे। आप देखेंगे, पहला है लैग्ड क्रेडिट का, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। चारों को अपन डिटेल में समझेंगे, क्या है ये रूल, क्या बोलते हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे, लैग्ड क्रेडिट फॉर ऑथराइज्ड पुश पेमेंट। आप देखिए 2 तरह के पेमेंट होते हैं। एक तो हो गया मर्चेंट पेमेंट। मर्चेंट क्यूआर आपने देखा होगा, जहाँ पर क्या है कि वो बिज़नेस क्यूआर होता है। उसी के साथ-साथ पेमेंट एग्रीगेटर, फ़ोनपे का हो गया, रेज़र पे का हो गया, और भी काफ़ी तरह की कंपनीज़ आती है जो पेमेंट एग्रीगेटर का काम करती है। यहाँ पर तो क्या होता है कि सेफ्टी मिलती है। ये जो भी कंपनी होती है ना, इनकी ज़िम्मेदारी होती है, अगर गलती से कोई भी फ्रॉड पेमेंट हो गया है ना, ये चार्जबैक रेज़ कर सकती है। यानी कि ये क्या है, सेटलमेंट का, क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट या फिर यूपीआई की भी पेमेंट है ना, अगर आप इन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, मर्चेंट पेमेंट कर रहे हैं या फिर पेमेंट एग्रीगेटर किसी भी थ्रू कर रहे हैं, फ़ोनपे का भी होता है, पेटीएम का भी होता है, रेज़र पे का भी होता है, इनके थ्रू अगर आपने पेमेंट करी है, अगर किसी का फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन लग रहा है कस्टमर को, वो कंप्लेन रेज़ कर देता है तो चार्जबैक हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद में जिसको पेमेंट गई है ना, ये कंपनी उसको कॉन्टैक्ट करती है और पूछती है, आपके पास ये पेमेंट आई है, इसका प्रूफ़ दो। फिर वो केस वगैरह थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पैसा जो है वो अगर गलती से गया है, फ्रॉड हुआ है, उस केस में पैसा रिफंड आ जाता है बहुत सारे केसेस में। लेकिन फ़ोन से डायरेक्ट आपने किसी नंबर पे यूपीआई पेमेंट करा, इन केसेस में बहुत ही रेयर केस में पैसा वापस आ पाता है और इनका कोई ऐसा रूल भी नहीं है इंडिया के अंदर कि आपको पैसा 100% वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आरबीआई ने यहाँ पर क्या एनालाइज़ किया, ग्लोबल मार्केट में देखा, यूके के अंदर 75 घंटे तक का समय मिलता है जिसने पेमेंट किया है ना, उसको, कि ये ट्रांज़ैक्शन अगर आपसे गलती से हुई है तो 75 घंटे के अंदर वो रिवर्स करवा सकते हैं। सिंगापुर में भी ऐसा है, स्वीडन में भी ऐसा है। तो इंडिया के अंदर भी ऐसा प्रपोज़ किया है। 10,000 से ऊपर की जो ट्रांज़ैक्शन होने वाली है ना, उसमें 1 घंटे का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, यानी जिसको कि गोल्डन आवर बोला जाएगा। अब इसमें क्या होने वाला है कि आपको जिसने भी पेमेंट किया है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होएगी? मोबाइल से मोबाइल पे जो पेमेंट गया है, यूपीआई से यूपीआई पे गया हो डायरेक्ट, या फिर आपने आईएमपीएस भी किया हो, किसी भी तरह का डिजिटल पेमेंट किया हो, जो मर्चेंट पेमेंट नहीं होना चाहिए, जनरल व्यक्ति को पैसा गया है, तो उसमें बैंक आपको 1 घंटे का समय देगा। आपने पेमेंट किया, सामने वाली पार्टी को पेमेंट नहीं मिलेगा इंस्टेंट, वो पैसा बैंक के पास होल्ड में रहेगा। 1 घंटे तक आपके पास टाइम रहने वाला है। अगर आप 1 घंटे तक कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं, पैसा उस पार्टी को मिल जाएगा। अगर आपने 1 घंटे में एक्शन ले लिया, तो वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। यानी कि गलती से कई बार पैसा चला जाता है ना, तो उस केस के लिए बेनिफिट रहने वाला है। आप गलती से किसी गलत मोबाइल नंबर पर पैसा भेज देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपने गलती से एक बार भेज दिया, आजकल लोग क्या है कि इंस्टेंट फटाफट यूपीआई पिन डाल देते हैं, या फिर फिंगरप्रिंट का भी आजकल ऑप्शन आ गया है, इंस्टेंट फिंगरप्रिंट डाल देते हैं और वो पैसा चला जाता है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, वो पैसा बैंक के पास होल्ड में रहेगा। अब देखिए, आप बोलेंगे इसमें तो हमें किसी को इमरजेंसी में 10,000 भेजना हो जल्दी, तो उस केस में भी आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये टाइम सेंसिटिव होता है। देखिए, आपको किसी को इमरजेंसी में 15,000 भेजने हैं, फिर तो आप बोलेंगे भेज नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक आपको क्या है, ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई करेगा। एक तो देखिए, बैंक ऑटोमैटिकली
चेक करेगा। जहाँ पर आपको बैंक को लगेगा ना ये यूजुअल ट्रांज़ैक्शन है, जैसे आप किसी व्यक्ति को रेगुलर बेसिस पे पैसा भेजते रहते हैं या फिर किसी व्यक्ति का अकाउंट ही ऐसा है जहाँ पर जेन्युइन पैसा आता है, तो वहाँ पर बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये वेरिफाइड पर्सन है, आप इसको भेज सकते हो, तो आपको दोबारा से रिकन्फर्म करने का ऑप्शन दिया जाएगा। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, इंस्टेंट आपको ऑप्शन मिलेगा रिकन्फर्म करने का, बैंक आपको इंस्टेंट ही बता देगा। तो आप उसको रिकन्फर्म कर देंगे, तो वो पैसा चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होने वाला है, बैंक आपको अगर रिकन्फर्म नहीं करता है, तो भी आपके पास एक लिस्ट है, व्हाइट लिस्ट मैकेनिज्म, यानी कि आप खुद से एक व्हाइट लिस्ट मैकेनिज्म चालू कर सकते हैं, आपके पास ऐड कर सकते हैं आप उस व्यक्ति को फेवरेट में, यानी कि उसको आपको पैसा भेजना है। जैसे कि ए ने बी को पैसा भेजना है, वो रेगुलर बेसिस पे भेजता है, इसने क्या किया, इसको व्हाइट लिस्ट में ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या है कि वो 1 घंटे वाली लिमिट वर्क नहीं करेगी। इस तरीके से 2 ऑप्शन दिए गए। और जो मर्चेंट पेमेंट रहने वाली है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, मॉल में गए, अगर मर्चेंट क्यूआर है तो वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहने वाली है। ये केवल क्यूआर टू क्यूआर, फ़ोन पे नंबर से आपने किसी नंबर पे पेमेंट किया, उनके लिए ही रहने वाली है। फ्रॉड को रोकने के लिए ये लाया गया है पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, एडिशनल ऑथेंटिकेशन किसके लिए लाया गया है? हाई वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। कुछ लोगों के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप भी ऑप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें क्या रहने वाला है, 70 से अधिक उम्र के जो सीनियर सिटीजन है वो लोग, या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी है वो लोग, इन लोगों के साथ ही ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो इन लोगों के लिए ही ये पॉइंट लाया गया है। अगर ये लोग यूपीआई से या किसी भी डिजिटल मोड से 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इनके पास में एक ऑप्शन होएगा ऐड ट्रस्टेड पर्सन का। यहाँ पर इन लोगों के लिए तो कंपल्सरी किया गया है, ये बैंक को करना पड़ेगा। 70 से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है, उनके लिए एक ट्रस्टेड पर्सन का ऑप्शन होगा। यानी कि आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट हैं आपके, जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है, वो अगर कभी भी पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, 60,000 का पेमेंट करते हैं जैसे, तो उनका जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रूवल का मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी जाएगा, जो ट्रस्टेड पर्सन ऐड होगा। वो वेरीफाई करेगा, हाँ ठीक है ये सही ट्रांजैक्शन है, तो ही वो ट्रांजैक्शन अप्रूव होएगी, वरना वो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होने वाली है। बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल है, और किसी को भी करना है। आप बोलते हैं कि हमारे घर में भी है कोई पेरेंट जिनकी उम्र 59 है, 70 से कम है, 60 है, कितनी भी है, उनके लिए आप चाहें तो ये ऑप्शनल रहने वाला है, इसको आप इनेबल करवा सकते हैं। वो ट्रस्टेड पर्सन जब तक ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करेगा, वो ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होने वाली है। अमाउंट इसमें अभी के लिए सेट किया गया है 50,000, लेकिन ये ड्राफ्ट रूल है, आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो। जैसे ये रूल इंप्लीमेंट होते हैं, आपको वीडियो बनाकर हम दे देंगे, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, फेक अकाउंट, म्यूल अकाउंट्स का कंसेप्ट। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं फेक अकाउंट यूज़ करते हैं, जैसे बड़े बड़े डेवलपर या बिल्डर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कैश के पैसे को घुमाने के लिए या बड़ा अमाउंट डिपॉजिट जो है वो इधर उधर घुमाने के लिए पैसा क्या करते हैं, अपने लेबर का, उनके वहाँ जो वर्कर काम करते हैं ना, उनके बैंक अकाउंट्स खुलवा देते हैं अलग अलग बैंक में बहुत सारे, फिर कैश डिपॉजिट उनके अकाउंट में करवाते हैं, फिर वहाँ से खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ले जाते हैं। ऐसा बहुत ही काम में हो रहा था। इसके अलावा भी जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, उसमें भी काफ़ी लोगों के अकाउंट खुलवा लिए जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता उनके नाम पे ये अकाउंट खुल गया है, और वो अकाउंट यूज़ किए जाते हैं उन फ्रॉड के पैसे के लिए। तो यहाँ पर अब बैंक को क्या किया गया है, बैंक को इन्फॉर्म किया गया है, आप अकाउंट खोलोगे जब तो आपको केवाईसी वगैरह करनी है। केवाईसी के साथ में सामने वाले की औकात देखनी है। कुल मिला के साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि सामने वाले का आपको पता करना है कि ये बंदा कितना पैसा कमाता है साल में। केवल आपसे पूछा जाएगा अकाउंट खोलते टाइम, आप बताते हैं ना 5 से 7 लाख रुपए कमाता है साल में, तो आपके अकाउंट में लिमिट होएगी लगभग से। देखा जाएगा कि इस व्यक्ति के अकाउंट में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही। साल में आपने बताया 5 से 7 लाख कमाता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहे हैं 25 लाख, 26 लाख, 30 लाख साल भर में। अगर पैसा उस लिमिट से ज़्यादा जमा हो रहा है, तो बैंक आपके अकाउंट को पहले तो रोकेगा, फिर आपको केवाईसी करने के लिए बुलाएगा। फिर बैंक में आप जाएंगे ना, आपसे कारण पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर आप कारण बता पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कारण नहीं बता पाते हैं ना, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है। पहली बात तो ये लिमिट 25 लाख की सेट करी गई है अभी के लिए, लेकिन ये फाइनल नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको चेंज कर दिया जाए। अगर आपके अकाउंट में 25 लाख से ज़्यादा होगा, अब आपने अकाउंट खुलवाते टाइम ही बता दिया कि मेरी नेटवर्थ है, मेरी जो इनकम है साल भर की 30 लाख रुपए, तो आपके अकाउंट में वो 30 लाख की लिमिट सेट होएगी, 25 की नहीं होएगी। जिसकी इनकम जितनी है उस अकॉर्डिंग सेट होएगी। कोई व्यक्ति साल में 1 करोड़ कमाता है, तो उसके अकाउंट में 1 करोड़ की भी लिमिट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उतना ही पैसा रिसीव करेंगे, 25 लाख से ज़्यादा नहीं। जितना आपने डिक्लेयर करा है उतना होगा, पहला पॉइंट। उसके बाद में अगर उससे ज़्यादा पैसा आ गया और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना,
तो वो पैसा 30 दिनों के बाद में रिवर्स कर दिया जाएगा। जहाँ से भी वो पैसा आया है ना, बैंक उस पैसे को वापस रिवर्स कर देगा अगर आप उस पैसे को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो। मिनिमम लिमिट अभी के लिए 25 लाख बोली गई है। आने वाले टाइम में इसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन कम तो नहीं करेंगे क्योंकि 25 लाख रुपए तक एवरेज आपको रिलीफ दिया जा सकता है। उसके ऊपर अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो पैसा वापस से रिवर्स हो सकता है। लास्ट है जो चौथा ऑप्शन, ये है किल स्विच का ऑप्शन। आपको लगता है आपका फ़ोन हैक हो गया है, आपका फ़ोन चोरी हो गया है। इस केसेस में क्या है कि आपका जो नेट बैंकिंग है, आजकल फ़ोन में ही क्या होता है, यूपीआई पिन सब कुछ आजकल फ़ोन में होता है। आपको लगता है फ़ोन ही चोरी हो गया, फ़ोन ही गुम हो गया, तो बैंक को एक ऑप्शन देना होगा एक किल स्विच के नाम से, जिसमें क्या है कि एक बटन दबाते ही आपकी जितनी भी डिजिटल ट्रांज़ैक्शन है, डिजिटल पेमेंट है, सब कुछ डीएक्टिवेट हो जानी चाहिए। एक बार आपने ये कर दिया ना किल स्विच पे एक्टिवेट, अब वो बटन ऐसे बटन नहीं होगा, वो बैंक में हेल्पलाइन नंबर दिया जा सकता है या फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करके कोई भी ऑप्शन हो सकता है जहाँ से आपको ये दिया गया है, उसमें आपने किल स्विच को एक्टिवेट कर दिया, तो उसके बाद में आपकी अकाउंट जो है वो सभी तरह से फ्रीज़ हो जाएगा। फिर आपके अकाउंट में से पैसा निकलने का कोई सवाल ही नहीं बचेगा। इस तरीके से आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा। फिर इसको एक्टिवेट करने के ऊपर पूछा जा रहा है बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से पूछा गया है, अब इसको एक्टिवेट दोबारा कैसे करवाना चाहिए? डिजिटल मोड ही आपको ऑप्शन दे देना चाहिए कि आप ऑनलाइन ही एक्टिवेट कर लो या फिर आदमी को फिज़िकल विज़िट का ऑप्शन देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लोगों को क्या है कि डिजिटल मोड का ऑप्शन तो दे दे बैंक, लेकिन यहाँ पर वापस से वो फ्रॉड का चांस है। क्या पता जो फ्रॉड जिसने किया है वो ही बंदा कोशिश कर रहा हो इसको एक्टिवेट करने की। तो इसलिए यहाँ पर मोस्टली केसेस में फिजिकल विजिट जो है वो कंपलसरी होता है, बैंक में आपको जाना कंपलसरी होता है अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अभी के लिए दोनों ऑप्शन पूछे गए हैं, क्या कंक्लूजन निकल के आता है वो आपको हम बता देंगे जैसे ही ये फाइनल होते हैं। अगर आप भी इन पे फीडबैक देना चाहते हैं तो आरबीआई का पोर्टल है कनेक्ट टू रेगुलेट, वहाँ पर जाकर 8 मई से पहले अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इन चारों पॉइंट का मतलब। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।